सो हेलो वेलकम गाइस, मैं सगानी आपका हमारे चैनल से इन्वेस्टमेंट्स पे हरी स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो होने वाला है बेसिकली जो हमारी सीरीज चली थी वॉरेन बफेट के लेटर की, उसी का पार्ट होने वाला है। और ये होने वाला है 1981 के लेटर का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, सो इसके पहले जितने भी पार्ट हो चुके हैं, अगर आपने वो सब पार्ट नहीं देखे सो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर आए बटन में आप चाहे तो देख सकते हो। ठीक है, सो ये जो पार्ट होता है बेसिकली मीन्स ये जो समरी होती है वॉरेन बफेट के लेटर की, उसमें हम आपको हर एक वीडियो में 3 लेसन देते हैं और उससे आपको मीन्स कुछ अच्छी चीज़ें सीखने मिलती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, सो अभी बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। और मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहूँगा कि अभी आप देख सकते हैं जो सब्सक्राइब बटन है वो बाहर आ चुका है, मैं मोटा हो चुका हूँ बहुत बेसिकली। सो अगर एक बंदे ने यानी मीन्स जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ेंगे, अभी जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो है 162, और हर एक सब्सक्राइबर के बढ़ने पे मैं यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर मुक्का मारूंगा। मैं खुद नहीं मारूंगा, किसी और से मरवाऊंगा, लेकिन वो जो मुक्के वाली वीडियो रहेगी वहीं पे अपलोड करूंगा बेसिकली। सो आप देख सकते हो। ठीक है, सो प्लीज़ आप जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे एक मुक्का पड़े पेट के ऊपर और मेरा पेट अंदर चले जाए। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मुक्का पड़ेगा, आपको देखने में मजा आएगा, शायद मजा है, क्या पता। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का वीडियो। सो अभी चालू करने के लिए सबसे पहले हम चालू करेंगे लेसन नंबर 10 से, और अभी उसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पे, जहाँ पे हम देखेंगे आपको पीपीटी। ठीक है, सो चलते सीधा मोबाइल फ़ोन की तरफ। सो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी पीपीटी पे। सो ये बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर्स लेटर 1981 पार्ट 4 इन हिंदी बाय सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, सो अभी चालू करते हैं इस वीडियो को यानी बेसिकली पीपीटी को। सो अभी चालू करेंगे सबसे पहले लेसन नंबर 10 से। सो ये जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं व्हेन चेंज इज स्लो कॉन्स्टेंट रीथिंकिंग इज एक्चुअली अनडिजायरेबल, इट अचीव्स लिटिल एंड स्लोज रिस्पॉन्स टाइम, बट व्हेन द चेंज इज ग्रेट and fast, basically yesterday's assumption can be retained only at great cost। सो यहाँ पे वॉरेन बफेट जी बेसिकली चेंज की बात करते हैं। फिर वो चेंज कोई भी हो सकता है, इकोनॉमिक चेंज हो सकता है या फिर मार्केट में जो कोई समझ जाए मार्केट की कोई साइकिल होगी सो उसमें चेंज हो सकता है। सो ये बेसिकली चेंज की बात करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी के चेंज की बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे इंटरनेट की वजह से इतना बड़ा चेंज आया, .com कंपनीज में कितना बूम आया था। देन अभी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले, तो ये सब से जो चेंज आता है वो सब की बात करते हैं। ठीक है, सो अभी इसको और बेहतर तरीके से जानने के लिए और थोड़ा बहुत एग्जांपल्स के साथ जानने के लिए, यानी जिससे हमें थोड़ा और अच्छे से व्यू मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, सो ये सब जानने के लिए चलते सीधे हमारे कैमरे की तरफ। ठीक है, सो ये जो लेसन नंबर 10 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जब जो चेंज होता है वो स्लो होता है, यानी वो चेंज कोई भी हो सकता है, फिर चाहे वो इकोनॉमिक चेंज हो या फिर कोई भी चेंज हो, जब वो चेंज स्लो होता है सो तभी हम बार बार रीथिंकिंग करते हैं। रीथिंकिंग यानी बार बार सोचते हैं कि भाई जो हमने अजम्पशंस किए वो राइट हो सकता है। मीन्स जो हम ये जो चेंज होता है उसके बारे में बार बार थिंकिंग करते हैं कि ये चेंज कैसे होना है। जैसे अगर हम देखोगे सो इंटरनेट के बारे में या फिर अभी AI आने वाला है, सो ये जो चेंज है वो, हाँ भाई जो AI का जो चेंज है थोड़ा फास्ट हो रहा है, लेकिन वो मीन्स फिर भी स्लो ही हो रहा है, इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है। सो बेसिकली ये जो AI होता है मीन्स ये जो चेंज होता है बेसिकली वो जो चेंज आने में मीन्स बेसिकली अगर चेंज स्लो है सो आप बार बार रीथिंकिंग करोगे, सो बेसिकली आपका ही टाइम वेस्ट होने वाला है। और आपको बेसिकली जब चेंज स्लो होता है तब आपको रीथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। और वहीं पे उसके सामने अगर जो चेंज है वो बहुत फास्ट हो रहा है और बहुत ग्रेट हो रहा है, और अगर उस फास्ट और ग्रेट चेंज के सामने आप मार्केट में उतरते हो कल की असम्पशन के साथ, हाँ मीन्स आपने कल जो सोचा था उसके साथ आप मार्केट में उतरते हो, सो आपको बेसिकली इसके मीन्स बहुत लॉसेस हो सकते हैं, बहुत रिस्क हो सकते हैं और आपको ये चीज़ बहुत महंगी पड़ सकती है। सो वॉरेन बफेट जी इसी चीज़ की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब जो चेंज होता है वो थोड़ा स्लो होता है बेसिकली। हम इसमें अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे सो ये जो क्या बोलते हैं मोटर इंडस्ट्री है, मीन्स बेसिकली वो लोग डीजल पेट्रोल इंजन से अभी इलेक्ट्रिक इंजन की तरफ बढ़ रही है। सो जो चेंज है वो थोड़ा स्लो हो रहा है क्योंकि मीन्स इसमें टाइम लगता है, बैटरी बनाएंगे, कार बनाएंगे, फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, चार्जर बनाएंगे अलग अलग जगह पे, सो उसमें टाइम लगता है। सो ये जो चेंज है वो स्लो हो रहा है, सो इसलिए बेसिकली आपको बार बार रीथिंकिंग नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करेंगे, अगर हम इंटरनेट की बात करेंगे यानी जब 1990 के टाइम में जब इंटरनेट आया था, या फिर अगर हम यहाँ पे अभी AI की बात करेंगे, मशीन लर्निंग, वो सब चीज़ों की बात करेंगे, तो बेसिकली उसमें जो चेंजेस हैं वो थोड़े फास्ट हो रहे हैं। सो बेसिकली हमें कल की असम्पशन के साथ हम आज मार्केट में नहीं उतर सकते। सो वैसे अगर हम देखेंगे तो जो मार्च का टाइम था मीन्स तभी मार्केट क्रैश हुआ, फिर अचानक से वापस ऊपर आ गया। मीन्स ये सब जो चेंजेस थे यानी जो पैंडेमिक की वजह से जो चेंजेस थे वो बहुत फास्ट हो रहे थे। सो वैसे अगर हम मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ तभी हम सोचते हैं कि भाई अभी मार्केट और क्रैश हो सकता है। मीन्स अगर हम मार्च में फरवरी के दिमाग के साथ, फरवरी की हमारी जो मेंटलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी थी उसके साथ मार्केट में उतरते हैं, हमें लगता है कि भाई मार्केट गिरने वाला है, अभी ऐसे होगा वैसा होगा, सो हमें कितना लॉसेस हो जाते हैं क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर चला गया था। सो हमें बेसिकली जो चेंजेस अगर फास्ट होते हैं सो बेसिकली हमें बार बार सोचना चाहिए, हमें बार बार रीथिंकिंग करनी चाहिए। जो हमारा ओपिनियन है वो कभी भी चेंज हो सकता है, आज अलग ओपिनियन है कल अलग ओपिनियन हो सकता है। अगर आप एक महीने तक सेम ही ओपिनियन के साथ मार्केट में उतरते हो तो आपको लॉसेस हो सकते हैं अगर जो चेंज है वो ग्रेट और फास्ट है बेसिकली। सो इसलिए आपको जो आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो आइडिया है, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको बार बार चेंज करते रहना चाहिए। आपको मीन्स ऐसा सोच के नहीं बैठना चाहिए कि भाई मैंने अभी एक महीने पहले ये सोचा था और वैसा मार्केट में हुआ था, सो अभी आने वाले टाइम में भी वैसा ही होने वाला है, वैसा मैं सोच के चलता हूँ। आपको मीन्स ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मार्केट में जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, ये सब जो चेंजेस होते हैं बेसिकली आपको उसके साथ चलना चाहिए। आपको वो सब चेंजेस के हिसाब से मार्केट में थोड़ा चेंज लेना चाहिए और आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि अगर जो चेंज है वो स्लो हो रहा है सो आपको बार बार रीथिंकिंग नहीं करनी है, और अगर जो चेंज है वो फास्ट हो रहा है सो आपको हर बार मीन्स अपना ओपिनियन चेंज हो सकता है। सो मीन्स ये जो ओपिनियंस है वो बार बार चेंज होते रह सकते हैं। सो आपको मीन्स जो नए चेंज होते हैं उनका वेलकम करना चाहिए, आपका जो ओपिनियन चेंज होता है उसको वेलकम करना चाहिए। आपको मीन्स हमेशा एक ही ओपिनियन के साथ नहीं बैठना चाहिए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो अभी चलते लेसन नंबर 11 की तरफ। सो मैं आशा करूँ तो आपको लेसन नंबर 10 समझ में आया होगा। सो अभी चलते लेसन नंबर 11 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 11 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं अवर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफर्स अस मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, अ वेरी रेयर कंडीशन इन द प्रॉपर्टी कैजुअलिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, एंड एट सम पॉइंट शुड फियर एवर प्रिवेल थ्रू आउट द इंडस्ट्री, अवर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ could become an operational asset of immense value। सो इस लेसन में वॉरेन बफेट जी बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है उससे हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिलती है, और जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उससे हमें फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और ये सब चीज़ों की वो बात करते हैं। और वे मीन्स यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि मीन्स अगर कोई एक सेक्टर होगा और दो सिमिलर कंपनी आपके सामने होगी, सो वे कहेंगे कि मीन्स बेसिकली आपको दोनों में से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सो अभी इसको और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने के लिए चलते हमारे कैमरे की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 11 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वो बेसिकली जो उनकी जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वो प्रॉपर्टी कैजुअलिटी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है बेसिकली, उसमें मीन्स उनकी जो कुछ कंपनियां हैं बेसिकली। सो वे कहते हैं कि जो प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस बिजनेस होता है या फिर कोई भी बिजनेस होता है उसमें जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फ्लेक्सिबिलिटी से उनका मतलब क्या था? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स बेसिकली उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग मे बी जो उनकी सेल्स है उसको बढ़ाने के लिए वो लोग प्राइस कम कर सकते हैं अपनी चीज़ों की। मेरी समझ है जो बाकी सब इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं वो लोग इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है उसको और बेचने के लिए वो लोग को प्राइस कम करना पड़ सकता है, क्योंकि मीन्स उनको लॉसेस हो रहे रहेंगे या फिर कुछ वजह की वजह से अगर उनको सेल्स अपनी बढ़ानी है सो उनको प्राइसेस कम करने पड़ सकते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट जी कहते हैं क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल अच्छी पोजीशन है जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी हमारी जो सेल्स है वो 1-2 साल तक कम रहेगी फिर भी चलेगा हमें, लेकिन हमें जो हमारा जो प्राइस है वो कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने प्राइस कम किया बेसिकली तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। सो फ्लेक्सिबिलिटी से उनका यही मतलब था कि हम कभी भी जो हमारा सेल्स है उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं रहते, यानी हमारी सेल्स अगर कम होगी फिर भी चलेगा लेकिन हमें प्राइस मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करके रखनी चाहिए। ठीक है, सो वो इसके आगे कहते हैं, वे कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी कैजुअलिटी जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है और जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत रेयर होता है, और हमारे पास ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल पोजीशन है। और वे कहते हैं कि कभी ना कभी मीन्स जो पूरा सेक्टर है उसमें कभी ना कभी ऐसा एक सिचुएशन आएगा जब चारों तरफ सिर्फ डर का माहौल होगा, यानी मीन्स चारों तरफ में डर ही डर होगा। हर एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको बेचने से डरेगी। उनको लगेगा कि भाई अभी पिछले साल 2 स्टॉर्म आए थे, पिछले साल टॉर्नेडो आए थे, पिछले साल तूफान आया था, अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे लॉसेस हो चुके हैं। सो अभी हम ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सो वे कहते हैं कि मार्केट में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जब पूरी जो मार्केट है, जो पूरा सेक्टर है वो डर जाएगा। सो तभी जो हमारी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है और जो हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है वो हमें एक इमेंस वैल्यू के एक एसेट की तरह काम करेगी, यानी वो हमें बहुत मदद करेगी। सब पूरी जब मीन्स पूरी मार्केट जब डर में रहेगी तभी हम लोग जो अपनी पॉलिसी है उसका प्राइस बढ़ा के या फिर उसी प्राइस पे बेचेंगे, और तब हमारा जो सेल्स है, जो तब हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा बेसिकली। सो वॉरेन बफेट यही कहते हैं बेसिकली कि जो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें अभी तो काम आ रही है बेसिकली, मीन्स अभी तो
थोड़ा काम आती है, लेकिन जब भी मार्केट में फियर होगा तभी हमें वो पोजीशन बहुत काम आने वाली है, तभी हमें जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी और जो हमारी सेल्स है वो भी बढ़ सकती है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की वजह से। सो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, सो हमारे एग्जांपल मीन्स अभी टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे हम। तो जो टेलीकॉम सेक्टर था उसमें जियो के आने के बाद मीन्स पूरे मार्केट में हाहाकार मच गया, पूरी मार्केट में डरने लग गई, जिसकी वजह से मीन्स तभी मीन्स आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप भारती एयरटेल में इन्वेस्ट कर सकते थे, या तो आप वोडाफोन में इन्वेस्ट कर सकते थे, या फिर आप आइडिया में इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि मीन्स तभी जो वोडाफोन आइडिया थी तभी वो अलग अलग कंपनियाँ थी। सो अगर आपने भारती एयरटेल में इन्वेस्ट किया रहता, क्योंकि मीन्स जो भारती एयरटेल की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी वो वोडाफोन आइडिया से तो अच्छी थी, मीन्स बाकी सब कंपनियों से अच्छी नहीं थी लेकिन वोडाफोन आइडिया से अच्छी थी, और बेसिकली मेनली कोई और कंपनी नहीं थी स्टॉक मार्केट में टेलीकॉम सेक्टर वाली। सो इसलिए मीन्स अगर आपने सोचा होगा कि मीन्स आपको टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, सो आप बेसिकली भारती एयरटेल में करना चाहिए था, क्योंकि मीन्स ये जो वोडाफोन जो आइडिया थी उनके पास जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी, और जब मार्केट में हाहाकार मच गया सो बेसिकली वो दोनों कंपनी को एक होना पड़ा, वोडाफोन आइडिया बनना पड़ा। बेसिकली अभी उनका नाम चेंज कर दिया, उन्होंने VI रख दिया अपना नाम, अपना लोगो, क्या पता इससे क्या होगा, लेकिन उनको मीन्स डर के मामले में मीन्स वो मीन्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने आ चुकी है। सो इसलिए वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना यही चाहते कि आपके सामने कोई एक सेक्टर है और वो सेक्टर में मीन्स मेनली सिर्फ 3 या 4 ही प्लेयर है, और अभी आपके पास चॉइस है कि आप किस में इन्वेस्ट करोगे। सो आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी खासी होती है, उसमें बेसिकली बहुत पैसा होना चाहिए उसके पास, ठीक है। सो ये था लेसन नंबर 11, अभी चलते लेसन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ आपको लेसन नंबर 11 समझ में आया होगा, अभी चलते लेसन नंबर 12 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 12 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं गुड मनी शुड नॉट बी थ्रोन आफ्टर बैड मनी, और बेसिकली आफ्टर बैड। सो इसमें वॉरेन बफेट जी का जो कहना है मीन्स जो मतलब है वो यही है कि मीन्स आपको बेकार इन्वेस्टमेंट के पीछे अच्छा मनी, यानी बेसिकली अच्छे इन्वेस्टमेंट से कमाया हुआ पैसा नहीं डालना चाहिए, यानी मीन्स बेसिकली आपको बेकार इन्वेस्टमेंट के पीछे कोई पैसा डालना ही नहीं चाहिए। और मीन्स साथ ही साथ मीन्स ये जो कोट है, मीन्स बेसिकली इसको हम कोट तो नहीं बोलेंगे, ये जो लेसन है उसमें वॉरेन बफेट जी मीन्स इससे भी बहुत बड़ा मतलब है। सो मीन्स उस मतलब को जानने के लिए चलते सीधा हमारे कैमरे की तरफ। ये जो लेसन नंबर 12 है उसमें वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि जो गुड मनी होता है, यानी जो अच्छा पैसा होता है, उसको हमें बैड मनी के पीछे नहीं डालना चाहिए। सो इसका मतलब क्या होता है, गुड मनी क्या, गुड मनी यानी हमने समझ जाए जो पैसा था हमारा उसको हमने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया। सो अभी वहाँ से जो हमने इन्वेस्ट किया उससे जो हमें पैसा आता है उसको हमें बैड मनी के पीछे नहीं जाना चाहिए। बैड मनी यानी बेसिकली आप बैड इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो। सो ये जो गुड इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है उसको हमें बैड इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए। सो भी बैड इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। सो मीन्स वॉरेन बफेट यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहते हैं, मीन्स कहना चाहते हैं मीन्स बहुत बार ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया रहता है, या फिर हमने समझ जाइए सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, या फिर कोई रियल एस्टेट, या फिर आपने कोई बिजनेस चालू कर दिया रहता है। सो बेसिकली आपने बिजनेस में पहले से बहुत सारा पैसा लगा दिया रहता है और वो बिजनेस लॉस में चलते रहते हैं। फिर आप सोचते हो कि भाई अभी इतने लॉसेस में तो चल रहे हैं, थोड़ा और पैसा डालता हूँ, थोड़ा और पैसा डाल के देखता हूँ, मे बी बिजनेस ऊपर आ जाए, मे बी बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए। सो वॉरेन बफेट यही कहते हैं कि मीन्स आपको जो अपना पैसा है वो बैड इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए, यानी मैं समझ जाए वो पैसा आपके पास कहीं गुड इन्वेस्टमेंट से आया रहेगा, यानी आपने कोई अच्छी कंपनी का स्टॉक खरीदे रहेंगे, वहाँ से आपके पास वो पैसा आया रहेगा, और आप अभी उस पैसे को मीन्स जो अच्छा इन्वेस्टमेंट था वहाँ से पैसा निकाल के आप उसको अपने बेकार बिजनेस में डाल रहे हो जहाँ पे आपको लॉसेस हो रहे हैं, और आपको मीन्स उसके प्रॉफिट होने की जो उम्मीद है वो बहुत कम है, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई पहले से इतना लॉसेस हो रहे हैं, अभी मैं इतना लॉसेस भुगत नहीं सकता हूँ, थोड़ा और पैसा डाल देता हूँ। सो बेसिकली वो पैसे का भी लॉस ही हो जाएगा आपको। सो वॉरेन बफेट यहाँ पे कहना यही चाहते हैं कि आपको जो अपना अच्छा पैसा है, यानी जो अच्छे इन्वेस्टमेंट से आया हुआ पैसा है, उसको आपको बैड इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। सो मीन्स अगर हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट एग्जांपल की बात करेंगे तो मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोग रहते हैं वो मीन्स उनकी जो अच्छी इन्वेस्टमेंट रहती है, यानी समझ जाइए अगर हम राकेश झुंझुनवाला की बात करेंगे तो उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था। सो मीन्स उनको एक इंटरव्यू में पूछा था किसी रिपोर्टर ने कि आप जो अपना जो टाइटन का जो स्टेक है क्या आप उसको बेचने वाले हो। तो राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि ये जो टाइटन का जो शेयर है वो मुझे हर साल अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, वो मुझे तकरीबन हर साल 10 से 15% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। सो अभी मैं इसको बेचूँ क्यों, जब वो मुझे अच्छा खासा रिटर्न दे ही रहा है तो मैं उसको बेच के बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव ही क्यों करूँ, क्योंकि मुझे उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। सो मीन्स ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं वो लोग बेसिकली जो उनका जो अच्छा इन्वेस्टमेंट रहता है, यानी कोई ऐसी कंपनी जो टाइटन जैसी होती है, वो उसमें पैसा डालते हैं और उसमें उनको अच्छा खासा रिटर्न मिलता है 10-15%। फिर उनके सामने कोई और दूसरी कंपनी आती है जिससे उनको लगता है कि भाई मुझे शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, जैसे वोडाफोन आइडिया। सो लोग उससे पैसा निकाल के दूसरी कंपनी में डाल देते हैं, क्योंकि मीन्स उनमें आदत छा जाती है, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, मीन्स उनको सिर्फ पैसा पैसा प्रॉफिट दिखता है। सो लोग इतनी अच्छी कंपनी को बेच के वो लोग बेकार कंपनी को खरीदना चाहते हैं। सो बेसिकली मेरी जो वीडियो थी यहाँ पे मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देना चाहता, ये सिर्फ एक एजुकेशनल और रिसर्च पर्पज़ के लिए ही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहना यही चाहता हूँ
कि आपको अपना जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है वहाँ से पैसा निकाल के आपको बेकार इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना चाहिए। और अगर आपने समझ जाए कहीं पे गलती से बेकार इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल भी दिया, सो आपको वहाँ पे और टेंशन नहीं लेना चाहिए, आपको वहाँ पे और पैसा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सो ये थी लेसन नंबर 12। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना।